ओम ओम ओम। आज का ये मेरा 5वां वीडियो है जिसमें हम ल्यूसेंट का जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है उसके के जो ऑब्जेक्टिव जीके उसके क्वेश्चनों को देखेंगे। जो मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। किसके? हिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये लगभग होगा पेज नंबर कितना 41 है। 41 से लेकर 50 तक के पेजों को हम देखेंगे। कितना है? पेज नंबर 41 से लेकर 50 तक के पेजों को देखेंगे और 50 के बाद फिर अगला वीडियो में 51 से लेकर 60 तक के पेज के प्रश्नों को देखेंगे। हर एक प्रश्न को 2 बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, अर्थात 2 बार पढ़ते ही हैं। ठीक है। इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। ये हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो ल्यूसेंट का है और ये 5वां वीडियो है, और जो पेज नंबर 41 से लेकर 50 तक के पेजों को देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। निम्न में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक है भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडू। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडू। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मणी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ व जौ। कौन सा जोड़ा सुललित नहीं है? हरिसेन और हर्ष ये सुललित नहीं है। हरिसेन और हर्ष ये सुललित नहीं है। रविकीर्ति और पुलकेशिन द्वितीय सुललित है। भवभूति और कनौज के यशोवर्मन संबंधित है। डांडी और नरसिंहवर्मन संबंधित है। काव्य शैलों का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्न में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से डी पेरिप्लस ऑफ डी इरिट्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू। निम्न में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से डी पेरिप्लस ऑफ डी इरिट्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडू को। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर।
ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चलचित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चलचित्र के लिए। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारिका गुजरात में। द्वारिका मंदिर गुजरात में। द्वारिका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। निम्न में कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव। निम्न में कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को सबसे आधुनिक समझा जाता है। क्रो-मैग्नन मानव को आधुनिक मानव समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में संबंधित है हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु व झेलम के। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकन्स। अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकन्स। निम्न प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उद्देश्य है? सोहगौरा ताम्रपत्र। निम्न प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटकाल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोहगौरा ताम्रपत्र। भारत में निम्न के आने का सही क्रम क्या है? एक नंबर नगर संस्कृति, 2 नंबर लोहे का हल, 3 नंबर पर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और 4 नंबर पर सोने के सिक्के। भारत में निम्न के आने का सही क्रम है। 1 नंबर नगर संस्कृति आया, उसके बाद लोहे का हल आया, 3 नंबर पर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के आया और 4 नंबर पर सोने के सिक्के आया। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। ये शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 42 है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 ईस्वी। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 ईस्वी। सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची ए का सूची 2। गुप्त देवगढ़ से संबंधित है। गुप्त देवगढ़ से संबंधित है। गुप्त देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल खजुराहो संबंधित है। चंदेल वंश खजुराहो संबंधित है। चंदेल खजुराहो के थे। चालुक्य बादामी से संबंधित। चालुक्य बादामी। चालुक्य बादामी से संबंधित है। पल्लव पनमैले से संबंधित। पल्लव पनमैले से संबंधित। पल्लव पनमैले से संबंधित है। इस पर आंसर क्या होगा? ए होगा। सूची और राजधानियाँ। चेर की राजधानी करयूर या वाजी थी। चेर की राजधानी करयूर या वाजी थी। चोल की राजधानी पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर था। चोल की राजधानी पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर था। पांड्य की राजधानी केकई एवं मदुरई था। पांड्य की राजधानी कोकई एवं मदुरई था। पांड्य की राजधानी कोकई एवं मदुरई था। चोल का राजधानी पुहर कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर था। चेर का राजधानी करयूर या वाजी था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था विशाखदत्त। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत। बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत।
बिहार महान धार्मिक केंद्र था सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, अर्थात सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र था सिखों के लिए, बौद्धों के लिए एवं जैनों के लिए। कौन सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म में बाइबिल संबंधित नहीं है। जैन धर्म बाइबिल संबंधित नहीं है। हिंदू धर्म के ग्रंथ गीता है। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ धम्मपद है। मुस्लिम धर्म के कुरान मुस्लिम धर्म का कुरान है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कपूर मंजरी हर्ष ने लिखा है, ये क्या है? सही नहीं है। कपूर मंजरी हर्ष ने लिखा है, ये सही नहीं है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, सही है। मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है, सही है। मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है, एकदम सही है। मालविकाग्निमित्र कालिदास की रचना है, सही है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, सही है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, सही है। सौंदरानंद अश्वघोष की रचना है, सही है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, सही है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात है, एकदम सही है। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, सही है। 3री शताब्दी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों के प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, एकदम गलत है। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत ज्ञात था, सही है। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात है, एकदम सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सेमेश्वर क्या प्रसिद्ध था? नाट्यकार के लिए। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? नाट्यकार के लिए। अब पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल 685 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को कहते हैं। पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक। उत्तर भारत काल, फिर राजपूत काल पढ़ेंगे। उत्तर भारत काल, राजपूत काल। इनके प्रश्न को देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? दाहिर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? ब्राह्मणों को। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान वंश का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में है। ढीलिका या दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने? ढीलिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा। निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब।
पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद बरदाई ने। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का सुलन बैठा है। प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी थी कनौज। प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी थी कनौज। प्रतिहार या परिहार वंश की राजधानी थी कनौज। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो। परमार या पवार वंश की राजधानी थी धार। परमार या पवार वंश की राजधानी थी धार। पवार या पवार वंश की राजधानी थी धार। चालुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिहिलवारा। चालुक्य या सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिहिलवारा। इस प्रकार इसका आंसर सी होगा। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 225 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। सोमनाथ के मंदिर पर 225 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। ब्लैक पैगोडा है कोणार्क में। चौहान या चाहमान वंश की राजधानी अजमेर थी। चौहान या चाहमान वंश की राजधानी अजमेर थी। चौहान या चाहमान वंश की राजधानी अजमेर थी। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कनौज थी। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कनौज थी। गढ़वाल या राठौर वंश की राजधानी कनौज थी। गुहिलोट या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। गुहिलोट या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़ थी। कलचुरी या है वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी या है वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। सूचियों को सूचियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची राजवंश उसकी राज्य क्षेत्र। चौहान राजवंश की राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। चौहान राजवंश का क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। चौहान राजवंश का क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार राजवंश का क्षेत्र था कनौज। प्रतिहार राजवंश का क्षेत्र था कनौज। प्रतिहार राजवंश का क्षेत्र था कनौज। परमार राजवंश का क्षेत्र था मालवा। परमार राजवंश का क्षेत्र था मालवा। परमार राजवंश का क्षेत्र था मालवा। चौलुक्य या सोलंकी राजवंश का क्षेत्र था काठियावाड़। चौलुक्य या सोलंकी राजवंश का क्षेत्र था काठियावाड़। चालुक्य या सोलंकी राजवंश का क्षेत्र था काठियावाड़। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। राजवंश एवं राज्य क्षेत्र। चंदेल का राज्य क्षेत्र था जेजाभुक्ति या बुंदेलखंड तक। चंदेल राजवंश का क्षेत्र था जेजाभुक्ति एवं बुंदेलखंड। चंदेल राजवंश का क्षेत्र था जेजाभुक्ति एवं बुंदेलखंड। कलचुरी राजवंश का क्षेत्र था चेदी। कलचुरी राजवंश का क्षेत्र था चेदी। कलचुरी राजवंश का क्षेत्र था चेदी। गढ़वाल या राठौर का क्षेत्र था कनौज। गढ़वाल या राठौर का क्षेत्र था कनौज। गढ़वाल या राठौर का क्षेत्र था कनौज। गुहिलोट राजवंश का क्षेत्र था मेवाड़। गुहिलोट राजवंश का क्षेत्र था मेवाड़। गुहिलोट राजवंश का क्षेत्र था मेवाड़। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सुम्लित के राजवंश एवं संस्थापक। चौहान राजवंश के संस्थापक है वासुदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक है वासुदेव। चौहान राजवंश के संस्थापक है वासुदेव। परमार राजवंश के संस्थापक है सियक द्वितीय श्री हर्ष। परमार राजवंश के संस्थापक है सियक द्वितीय श्री हर्ष। परमार राजवंश के संस्थापक है सियक द्वितीय श्री हर्ष।
चालुक्य या सोलंकी राजवंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम। चालुक्य या सोलंकी राजवंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम। चालुक्य या सोलंकी राजवंश के संस्थापक है मूलराज प्रथम। चंदेल राजवंश का संस्थापक है ननुक चंदेल। चंदेल राजवंश का संस्थापक है ननुक चंदेल। चंदेल राजवंश का संस्थापक है ननुक चंदेल। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रकूट विजयालय संबंधित नहीं, राष्ट्रकूट विजयालय गलत है। कलचुरी राजवंश के संस्थापक है कोकल प्रथम। कलचुरी राजवंश के संस्थापक है कोकल प्रथम। कलचुरी राजवंश के संस्थापक है कोकल प्रथम। चंदेल राजवंश के संस्थापक है ननुक चंदेल। चंदेल राजवंश के संस्थापक है ननुक चंदेल। चंदेल राजवंश के संस्थापक है ननुक चंदेल। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक है चंद्रदेव। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक है चंद्रदेव। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक है चंद्रदेव। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदारिया महादेव मंदिर में। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदारिया महादेव मंदिर में। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन के। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन के। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे वे थे पाल वंश, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट ये तीनों कनौज पर आधिपत्य के लिए आपस में उलझे थे, यानी मध्य लड़ाई हुआ। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। 44 पेज पढ़ रहे हैं अब। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। अजयपाल संस्थापक थे अजमेर के। निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समंगरांगन सूत्र, योग सूत्र वृत्ति, सरस्वती कंठाभारण एवं आयुर्वेद सर्वस्व। इस प्रकार इसका आंसर सभी होगा सी। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समरांगन सूत्रधार, योग सूत्र वृत्ति, सरस्वती कंठाभारण, आयुर्वेद सर्वस्व। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं समरांगन सूत्रधार, योग सूत्रवृत्ति, सरस्वती कंठाभारण, आयुर्वेद सर्वस्व। ये सभी क्या है? भोज परमार के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। समरांगन सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अध्यधारा, निराधर, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोज राजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार के।
उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। औधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, अखंडिता, सर्वे भोजराजे दिवगंते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? भोज परमार के, राजा भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला? कुमार पाल के एवं जय सिंह सिद्धराज के। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद का को संरक्षण मिला? जय सिंह सिद्धराज एवं कुमार पाल के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण मिला। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? धंगदेव ने। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? त्रैकूटक संवत। किसके रचना राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? गोविंद चंद्र ने। गोविंद चंद्र राज्यकाल में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच। निषेध चरित व खंडन अखंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। निषेध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? जयचंद के। निम्न शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर शहरों में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। निम्न शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग और सही उत्तर का चयन करें। ग्रंथकार एवं ग्रंथ। कलहन ने राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा है। कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की है। कलहन ने राजतरंगिणी की रचना की है। विल्हन ने विक्रमांकदेव चरित की रचना की है। विल्हन ने विक्रमांकदेव चरित की रचना की है। विल्हन ने विक्रमांकदेव चरित की रचना की है। जयनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। जयनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। जयनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की है। सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? कनौज। कनौज 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 पर स्थामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कनौज। पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ कनौज के लिए। त्रिसंघर्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी ईस्वी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? प्रतिहार ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर। पाल वंश की राजधानी थी मुदगिरी या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानेकखेत। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मानेकखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? मिहिर भोज ने।
किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बोहरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बोहरा कहकर पुकारा? अल मसूदी ने। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम ने। कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामित्व कहा? धर्मपाल को। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस संप्रदाय को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? पाल साम्राज्य को। हिंदी विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जीमूतवाहन। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे जीमूतवाहन। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। रामचरित की रचना किसने की? संध्याकर नंदी ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बलाल सेन ने। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? बलाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बलाल सेन ने। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? बलाल सेन ने। बलाल सेन ने दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ की रचना की एवं अद्भुत सागर की रचना की। बलाल सेन ने। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीदादा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? लोहार वंश की। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओसनम स्मृति में। सूची 1 में दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र से सुनिश्चित कीजिए। सूची 1 सूची 2। सूची 1 में नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को कहते हैं नागर शैली। नागर शैली जो है उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य तक। नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र को कहते हैं। बेसर शैली मंदिर का निर्माण विंध्य से कृष्णा तक हुआ। विंध्य शैली मंदिर के निर्माण विंध्य से कृष्णा तक हुआ। बेसर शैली मंदिर का निर्माण विंध्य से कृष्णा तक हुआ। द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक हुआ। द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक हुआ। द्रविड़ शैली में मंदिर का निर्माण कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक हुआ। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल-बिरूनी की। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? अल-बिरूनी की। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। मंदिर और निर्माता। लिंगराज मंदिर एवं भुवनेश्वर मंदिर के निर्माण केसरी नरेश ने कराया। लिंगराज मंदिर एवं भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण केसरी नरेश ने कराया। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी गंग नरेश ने कराया।
जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी गंग नरेश ने कराया। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश ने कराया। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश ने कराया। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंह देव पूर्वी गंग नरेश ने कराया। जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग पूर्वी गंग नरेश ने कराया। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण किसी नरेश ने कराया। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से एवं वैष्णव संप्रदाय से। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से एवं वैष्णव संप्रदाय से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवारा में। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवारा में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक था गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8 है। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग है? 8 है। सुमिलित कीजिए। निर्माता चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण यशोवर्मन ने कराया। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण यशोवर्मा ने कराया। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो का निर्माण यशोवर्मा ने कराया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण ढंग ने कराया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण ढंग ने कराया। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो का निर्माण ढंग राजा ने कराया। विमल व शाही मंदिर आबू दिलवारा का निर्माण विमल शाह वैश्य ने कराया। विमल व सही मंदिर आबू दिलवारा का निर्माण विमल शाह वैश्य ने कराया। विमल व सही मंदिर आबू दिलवारा का निर्माण विमल शाह वैश्य ने कराया। लून व सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवारा का निर्माण तेजपाल व वस्तुपाल ने कराया। लून व सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवारा का निर्माण तेजपाल व वस्तुपाल ने कराया। लून व सही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवारा का निर्माण तेजपाल व वस्तुपाल ने कराया। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। सुमित कीजिए सूचियों को सूची 2 से। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर का निर्माण अमरकंटक ने कराया। मच्छेंद्रनाथ मंदिर का निर्माण अमरकंटक ने कराया। अमरकंटक में है। मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक में है। 64 युगनी का मंदिर भेड़घाट या जबलपुर में है। 64 युगनी का मंदिर भेड़ाघाट या जबलपुर में है। 64 युगनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। इस प्रकार इसका आंसर बी होगा। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोर। चचनामा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोर। अब देखेंगे अध्याय 2 पूरे मध्यकाल है। 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी के मध्य है। दक्षिण भारत है। चोल साम्राज्य का उदय है। पूर्व मध्यकाल देखेंगे जो 650 से 1206 ईस्वी तक इतिहास को देखेंगे। फिर दक्षिण भारत और चोल साम्राज्य का उदय देखेंगे। एहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय के। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश है, उसकी राजधानियाँ। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी थी वटापी या बादामी कर्नाटक में है। प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी वातापी या बादामी कर्नाटक में है। प्राचीनतम चालुक्य की मूल शाखा की राजधानी वातापी बादामी कर्नाटक में है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है। पूर्वी चालुक्य की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमी चालुक्य राजवंश की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में है। पश्चिमी चालुक्य राजवंश की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में है। पश्चिमी चालुक्य राजवंश की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में है। जो इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सुमित कीजिए सूची 1 में राज है, उनके संस्थापक हैं। वाटापी के चालुक्य या मूल चालुक्य का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। वाटापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के संस्थापक पुलकेशिन
प्रथम है। वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य राज्य के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है। वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन है। वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन है। वेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के संस्थापक कुब्ज विष्णुवर्धन है। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक तैलभ द्वितीय है। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य राज्य के संस्थापक तैलभ द्वितीय है। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य का संस्थापक तैलभ द्वितीय है। कांची के पल्लव राज्य के संस्थापक श्री विष्णु है। कांची के पल्लव राजवंश के संस्थापक श्री विष्णु है। कांची के पल्लव राज्य के संस्थापक श्री विष्णु है। इस प्रकार इसका आंसर ए होगा। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन प्रथम को है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कान्होज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कान्होज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी की विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम ममाल। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी के विजेता की उपाधि धारण की? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्य ने। किस चालुक्य शासक ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को ने। विक्रमादित्य प्रथम ने चेर चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? विक्रमादित्य प्रथम को। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट ने। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट ने। निम्न में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा प्रथम ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल ने। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? चालुक्य ने। पल्लव के आकाशमीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। पल्लव के आकाशमीय रथ मिलने का स्थान है? महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लव की। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजा प्रथम। वह भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता पर स्थापित की? राजा प्रथम। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूटी मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से? रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूटी मंदिर ऐहोल का संबंध है जैन धर्म से? ऐहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य को। ऐहोल का लाड
खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। पापनाथ का मंदिर पटरकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्यों ने। पापनाथ का मंदिर पटदकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? वातापी के चालुक्यों ने। मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास प्रहसन नाटक के रचयिता था महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। विचित्र चित्र मत विलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक था महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ था? पल्लव। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव। सम्मिलित कीजिए। मंदिर निर्माण शैली व प्रतिपादक। महेंद्र वर्मन शैली का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। महेंद्र वर्मन शैली का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम ने करवाया था। महेंद्र वर्मन शैली का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम ने शुरू किया। मामल शैली का शुरू नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। मामल शैली मंदिर का शुरुआत नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। मामल शैली मंदिर का निर्माण की शुरुआत नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। राजसी शैली मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया। राजसी शैली मंदिर का निर्माण का प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। राजसी शैली का प्रतिपादक नरसिंह वर्मन द्वितीय है। अपराजित शैली का प्रतिपादक नंदी वर्मन है। अपराजित शैली का प्रतिपादक नंदी वर्मन है। अपराजित शैली का प्रतिपादक नंदी वर्मन है। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम का। मामल्लपुरम किसका समानार्थी था? महाबलीपुरम का। निम्न में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास है। निम्न में किस शासक ने के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर की जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है चिदम्बरम में स्थित है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तैलव द्वितीय के द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलव द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंशों का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 24 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच बनाया गया था। 3 मुखावली ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है एलिफेंटा में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? एलिफेंटा की गुफा में है। एलिफेंटा गुफा में है। हिंसांग के प्राचीन प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। हिंसांग के काशी प्रवास के समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल। पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन एवं प्रधान। राष्ट्र प्रांत का प्रधान राष्ट्रिक होता था। राष्ट्र प्रांत का जो प्रधान होता था वह राष्ट्रिक होता था। विषय जिला का प्रधान विषयिक होता था। विषय जिला का प्रधान विषयिका होता था। कोटम तालुका का प्रधान देशाधिकृत होता था। कोटम तालुका का प्रधान देशाधिकृत होता था। ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक होता था। ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक होता था। पल्लवकालीन प्रशासकीय विभाजन व प्रधान। पल्लव काल में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रिक होता था। पल्लव काल में विषय जिला का प्रधान विषयिक होता था। पल्लव काल में कोटम तालुका का प्रधान देशाधिकृत होता था। पल्लव काल में ग्राम का प्रधान ग्राम भोजक होता था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हुआ? ए। अल्वारो वैष्णव संतो एवं नायनारो अडियारो सै संतो
द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव वंश। अलवारो वैष्णव संतों एवं नायनारों आदियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव वंश के। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने। किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। किस मंदिर को राजसिंहेश्वर या राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने जोरोएस्ट्रोनियो पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। 8वीं सदी के प्रारंभ में से किसने जोरोएस्ट्रोनियनों पारसियों को शरण दी जो पर्सिया ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? राष्ट्रकूटों ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। वेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय, जिसका मूल नाम कुलोत्तुंग प्रथम था। कुलोत्तुंग चोल प्रथम। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य षष्ठ ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य षष्ठ ने। विक्रमाचरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर का संरक्षक शासक था विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमांकचरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य षष्ठ। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। मिताक्षरा की विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लव की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लव की राजभाषा थी संस्कृत। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर में। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक में। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? कर्नाटक के। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते? चोल राजवंश के समय में। दक्षिण भारत का टकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। दक्षिण भारत का टकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। पेज नंबर 48 देखेंगे। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं बौद्धों एवं जैनों से। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज क्षेत्र किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं।
चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। चोल युग प्रसिद्ध था ग्रामीण सभाएं के लिए। किस राजपूत शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण तृतीय ने। किस राजपूत शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण तृतीय ने। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था मारवर्मन कुलशेखर। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 ईस्वी के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक था मारवर्मन कुलशेखर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। किसने मानेखेत मालखेड़ को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष ने। किसने मानेखेत मालखेड़ को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई? अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? अमोघवर्ष ने। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता था राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति के काल माना जाता है? राष्ट्रकूट का। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति के काल माना जाता है? राष्ट्रकूट का। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था सायन। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था सायन। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल था पोन रन एवं पंप। राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल था पंप पोन एवं रन। ग्रंथकार ग्रंथ पंप का रचयिता है आदि पुराण। पंप ने आदि पुराण की रचना की। पंप ने आदि पुराण की रचना की। पंप ने आदि पुराण की रचना की। पोन ने शांति पुराण की रचना की। पुन ने शांति पुराण। पुन ने शांति पुराण। पुन ने शांति पुराण की रचना की। रन ने अजित पुराण की रचना की। रन ने अजित पुराण की रचना की। सक्टायन ने अमोघ वृत्ति की रचना की। सक्टायन अमोघ वृत्ति की रचना की। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा से। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं एलोरा एवं एलिफेंटा से। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं एलोरा में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर मिलते हैं एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। मुंबई से 6 मील दूर धारापुरी धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन है? एलिफेंटा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। एकदम सही है। चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही। इसका आंसर सी होगा। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हॉलीवुड और बेलूर में। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हॉलीवुड एवं बेलूर में। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? वेंगी के चालुक्यों के साथ। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेंगी के चालुक्यों के द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय के द्वारा। 9वीं शताब्दी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? विजयालय के द्वारा। सुगंधवृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि की चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय ने। कुलोत्तुंग चोल प्रथम। सुगंधवृत्त करों को हटाने वाला की उपाधि की चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय। कुलोत्तुंग चोल प्रथम।
सुमिलित कीजिए। ग्रंथ एवं ग्रंथकार पेरियर पूरनम के रचयिता है सेकिलार। पेरियर पूरनम के रचयिता है सेकिलार। वीरसोलियम के रचयिता है बुद्धमित्र। वीरसोलियम के रचयिता है बुद्धमित्र। कलिंग तुपरनी के ग्रंथकार है जय गोंडन। कलिंग तुपरनी के ग्रंथकार है जय गोंदन। कलिंग तुपरनी के ग्रंथकार है जय गोंदन। वीरसोलियम के ग्रंथकार है बुद्धमित्र। पेरियर पुराणम के ग्रंथकार है सेकिलार। इसका आंसर ये होगा। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय। चोल राज्य के संस्थापक विजयालय पहले किसका संबंध था? पल्लव की। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका संबंध था? पल्लव की। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? 846 ईस्वी में। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना 846 ईस्वी में की। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? परांतक प्रथम ने। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया था? परांतक प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राज्य राजा प्रथम ने। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राज्य राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राज्य राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? राज्य राजा प्रथम ने। राज्य राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमीद चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमीद चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोलत्रौरुआ को। राज्य राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुमीद चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुमीद चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोलत्रौरुआ को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राज्य राजा प्रथम को। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको है? राज्य राजा प्रथम को। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह से विजय रोका? राज्य राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया? राज्य राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? राज्य राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भूराजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराया? राज्य राजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। किसने चिदम्बरम के निकट गंगैकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम ने। किसने कलिंग ओड तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण का विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? राजेंद्र प्रथम ने। किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदा सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम ने।
किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम आधुनिक केदाह सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा? कुलोतुंग चोल प्रथम ने किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक विशिष्ट मंडल चीन भेजा? कुलोतुंग चोल प्रथम ने। सम्मिलित कीजिए चोल प्रशासन से संबंधित है सूची 1 सूची 2 को। पेरुंदरम उस श्रेणी के अधिकारी वर्ग कहा जाता था। पेरुंदरम चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी का अधिकारी वर्ग होता था। पेरुंदरम चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी का अधिकारी वर्ग होता था। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग होता था। सिरुतरम निम्न श्रेणी का अधिकारी वर्ग होता था। सिरुतरम चोल प्रशासन में निम्न श्रेणी का अधिकारी वर्ग होता था। ओलेनायकम चोल प्रशासन में मुख्य सचिव होता था। ओलेनायकम चोल प्रशासन में मुख्य सचिव होता था। ओलेनायकम चोल प्रशासन में मुख्य सचिव होता था। विदयाधिकारी चोल प्रशासन में प्रेषण लिपिक होता था। विदयाधिकारी चोल प्रशासन में प्रेषण लिपिक होता था। विदयाधिकारी चोल प्रशासन में प्रेषण लिपिक होता था। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन एवं सूची 2 में है समतुल्य। मंडलम प्रांत कहा जाता है। मंडलम प्रांत वलनाडु कोटम कमिश्नरी कहा जाता था। वलनाडु कोटम कमिश्नरी कहते हैं। नाडु माने जिला, नाडु माने जिला कहते हैं। कुरम ग्राम समूह कहा जाता है। कुरम ग्राम समूह कहा जाता था। मंडलम चोलकालीन प्रशासनिक विभाजन के समतुल्य प्रांत होता था। वलनाडु कोटम चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन के समतुल्य कमिश्नरी होता था। नाडु चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन के समतुल्य जिला होता था। कुरम चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन के समतुल्य ग्राम समूह होता था। इस प्रकार इसका आंसर ये है। उरार उर ग्राम सामान्य ग्राम की सभा कहते हैं। उर ग्राम यानी श्राम ग्राम सामान्य ग्राम की जो सभा है उसको उरार कहते हैं। सभा महासभा एवं पेरुपुंगी चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा को कहते हैं। सभा या महासभा या पेरुपुरी चतुर्वेदी मंगलम ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा कहते हैं। नगरम नगर के व्यापारियों की सभा होता था। नगरम में नगर के व्यापारियों की सभा होता था। पुग में शिल्पियों की सभा होती थी। पुग में शिल्पियों की सभा होती थी। पुग में शिल्पियों की सभा। नगरम में नगर के व्यापारियों की सभा। सभा महासभा एवं पेरुपुरी में चतुर्वेद मंगलम ग्राम ब्राह्मणों का दान में दिया गया गाँव की सभा होता था। उरार में उर ग्राम सामान्य ग्राम की सभा होता था। इस प्रकार इसका आंसर ये होगा। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? वरीयम। महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था? ओरियम। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में से महासभा के कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर से। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर से। चोल काल में कदीमय का अर्थ था भू राजस्व लगान। चोल काल में कदीमय का अर्थ था भू राजस्व लगान। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाली योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि का। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाली योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय शिखामणि का। परया का अर्थ है अछूत। परया का अर्थ है अछूत। परया का अर्थ है अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी प्रभुमान्यम। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? लोकमहादेवी ने। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? लोकमहादेवी ने। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्यौहार का आयोजन किया था? लोकमहादेवी ने। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट था राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम एवं कुलोतुंग चोल प्रथम।
ने भेजा था। चोल में व्यापारिक दूध भेजने वाला चोल सम्राट था राजराज प्रथम, कुलोतुंग चोल प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम। ये सभी था। पेज नंबर 50 को देखेंगे। पेज नंबर 50 पढ़ेंगे अब। नानादेशी निगम क्या है? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। नानादेशी निगम क्या है? दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में। प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में। तंजौर का बृहदीश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। गंगईकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? राजेंद्र प्रथम के। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है जय गोंडर। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है जय गोंडर। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल है कुंभन, कुट्टन एवं पुगलेंदी। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल है कुंभन, कुट्टन एवं पुगलेंदी। ग्रंथकार एवं ग्रंथ। कुंभन एवं कंबन ने लिखा है रामायण एवं रामावतारम। कुंभन या कंबन ने लिखा है रामायण या रामावतारम। कुटन या ओटकटन ने लिखा है पिलई तमिल। कुटन या ओटकटन ने लिखा है पिलई तमिल। पुगलेंदी ने लिखा है नौलेम्बा। पुगलेंदी की रचना है नौलेम्दा। पुगलेंदी की रचना है नौलेम्बा। पुगलेंदी की रचना है पुगलेंदी की रचना है नलवेम्बा। कुटन की रचना है पिलई तमिल। कुंभन या कंबन की रचना है रामायणम या रामावतारम। इस प्रकार इससे आंसर डी होगा, ए होगा। किसने ऋगार्थ दीपिका ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वेंकट माधव ने। किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की? वेंकट माधव ने। काकतीय राजवंश का क्षेत्र था वारंगल आंध्र प्रदेश। काकतीय राजवंश का क्षेत्र था वारंगल आंध्र प्रदेश। काकतीय राजवंश का क्षेत्र था वारंगल आंध्र प्रदेश। यादव राजवंश का क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र। यादव राजवंश का क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र। यादव राजवंश का क्षेत्र था देवगिरी महाराष्ट्र। होयसाल राजवंश का क्षेत्र था द्वार समुद्र एवं कर्नाटक। होयसल राज्य का क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक। होयसल राजवंश का क्षेत्र था द्वार समुद्र कर्नाटक। शिलाहार राजवंश का क्षेत्र था कोकण महाराष्ट्र। शिलाहार राजवंश का क्षेत्र था कोकण महाराष्ट्र। शिलाहार राजवंश का क्षेत्र था कोकण महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। सुनिश्चित कीजिए सूची में राजवंश वास्तविक संस्थापक। काकतीय राजवंश का संस्थापक है प्रोलराज द्वितीय। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक है प्रोलराज द्वितीय। काकतीय राजवंश का वास्तविक संस्थापक है प्रोलराज द्वितीय। यादव राजवंश का वास्तविक संस्थापक है भीलम पंचम। यादव राजवंश का वास्तविक संस्थापक है भीलम पंचम। यादव सम्राट का वास्तविक संस्थापक है भीलम पंचम। होयसाल राजवंश का वास्तविक संस्थापक है विटिगदेव विष्णुवर्धन। होयसाल राजवंश का वास्तविक संस्थापक है विटिगदेव विष्णुवर्धन। होयसाल राजवंश का वास्तविक संस्थापक है विटिगदेव विष्णुवर्धन। इस पर इसका आंसर ये होगा। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। प्रसिद्ध चोल शासक राजा प्रथम का मूल नाम था अरिमोलीवर्मन। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहानी राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोतुंग प्रथम ने। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग प्रथम ने। अब पढ़ेंगे 13 नंबर चैप्टर है सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर क्या है 13 सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के बारे में। गजनी
गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1225 से 26 में। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1226 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1225 से 26 में। महमूद गजनवी के भारत का पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान वल्लभरुनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबकी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुई थी। इस प्रकार से आज का ये वीडियो ख़त्म हुआ है, जो पेज नंबर 41 से लेकर 50 तक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, इसको देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, ये जो है हम एक प्रश्न को 2 बार से लेकर 3 बार तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके। मेरा मुख्य उद्देश्य है क्या? याद करवाना है। इसलिए आप सामने रहकर इसको 1, 2, 3 बार देखिए वीडियो को, बहुत फ़ायदा करेगा। क्या कि हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं। और सवा घंटा का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें लगभग आप 250 से 300 क्वेश्चनों को मैंने पढ़ ले रहे हैं, वो भी 2 बार 3 बार, यानी रीड कर पा रहे हैं 506 से बार है। ठीक है, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।